आप एक बार फिर सोच लेते भाभी सा, दया ने आंगन में लगे झूले पर बैठते हुए कहा। इसमें सोचना के है दया, जो एक बार तय कर लेव थारा भभिसा तो फिर पाछे पांव न धरे। पूरी जिंदगी बीत गई, तू अब तक समझा ही न मने। मोहिनी ने शांति से कहा, जानू हूं थान, थारी छाती न, और धनो लगदाद भी देवूं हूं, पग फिर भी आ बात तो बिल्कुल ही अलग है भाभी सा। दया बालों को धीरे धीरे सहलाता हुआ बोला, तू फिक्र ना कर दया, माता रानी सब ठीक करेगी, तू बस कागज पत्र बनवा दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कहते हुए मोहिनी उठी। ठीक है भाभी सा, मैं अब चलता हूं। अरे नहीं, कलेवा करके जाना, ले जीवन कलेवा ले भी आया। कहते हुए वो फिर बैठ गई। दया कलेवा करने बैठ गया। वाह भाभी सा, अरसे बाद खा रहा हूं ऐसा गोंद का लड्डू, मजा आ गया। इन लड्डुओं ने तो आज तो मां की याद दिला दी। चल चल रहने दे। कहते हुए मोहिनी ने चाय का कप दया को दिया और खुद भी चाय पीने लगी। अच्छा, अब चलता हूं भाभी सा। कहते हुए दया उठा। शादी के 15 ही दिन हैं, बहुत काम है, परिवार सहित 4 दिन पहले ही हाजिरी लगानी है तुझे, मोहिनी ने जोर देकर कहा। बिल्कुल, आ जाऊंगा। कहते हुए दाया ने मोटरसाइकिल की चाबी उठा ली। अभी 4 बजे है और 3 घंटे गांव पहुंचने में लगेगा, यानी कि रात होने लगेगी गांव पहुंचते पहुंचते। दाया ने समय देखते हुए सोचा और एक्सीलेटर पर पांव धर दिया। कुछ ही मिनटों में मोटरसाइकिल हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी और दया का मन स्मृतियों से। तब राजा बाबू मोहिनी को ब्याह कर लाए थे। लाल हरी कंगन से भरी खनकती कलाई, सूर्ख होंठ, कालच से भरी आंखें, आगे को निकले दांत जो बात बेबात खिलखिलाते रहते थे। लाल वस्त्र में लिपटा यह गौरा बदन गांव में सबसे सुंदर था या नहीं, पर अम्मा तो यही कहती थीं, अरे हमारे राजा बाबू के लिए ऊंचे ऊंचे घरवालों के रिश्ते आ रहे थे, पर तेरी करमजली सुंदरता ले डूबी हमें। कहने लगा, ब्याह करेगा तो इसी से सो, हम भी क्या करते, ब्याह लाए बिना दान दहेज के तुझ जैसी गरीब छोकरी को। उन दिनों दया को यह समझ कहाँ थी कि अम्मा प्रशंसा कर रही हैं, मोहिनी की या फिर कटाक्ष। राजा बाबू और दया के बीच 5 साल का अंतर था। दया को मतलब था तो बस इतना कि भाभी सा उसकी सब बातें सुने, उसके साथ खेले और भैया की लाई रात की बची हुई मिठाई इस कसम के साथ उसकी हथेली पर धर दे कि दया किसी को नहीं बताएगा। बस बचपन में भाभीसा के साथ जो दोस्ती हुई वही आज तक कायम है। दया की आंखें एक बार फिर बीते बरसों को सहेजने लगीं। भाभीसा और राजा बाबू का प्यार रंग लाया और एक कन्या का जन्म हुआ, नाम रखा था देवकन्या। फिर तो एक के बाद एक राम कन्या, कृष्ण कन्या का जन्म हुआ। बस नहीं आया तो कन्हैया, जिसका इंतजार अम्मा सहित पूरे खानदान को था। अम्मा हर बार पूजा पाठ रखवाती, ताबीज बनवाती और भी जाने कितने कार्यक्रम होते कन्हैया के लिए, पर कन्हैया को नहीं आना था सो लाख मनुहार के बाद भी नहीं आया। भैया उदास रहने लगे थे अम्मा के कटुबाण सुनकर। भाभीसा का गौरा बदन अब काला लगने लगा था। खिलखिलाहट अब उदासी में बदल गई थी। न कंगन खनखनाती थी, न पायल छमछमाती थी। घर की खामोशी में बेटियों की किलकारियां गूंजती, पर भाभीसा को हटाकर सब बहरे हो गए थे। इस बीच दया का भी ब्याह हो गया। शिवानी के रूप में अम्मा की पसंद घर आ गई थी, वो भी मोटे दान दहेज के साथ। राजा बाबू आजकल शहर में अपना कारोबार कर रहे थे। वस्त्रों की मील लगाई तो लाखों की कमाई चालू हो गई थी। सप्ताह के 4 दिन शहर और 3 दिन गांव में बीत रहे थे उनके। उसे याद है उन दिनों मोहिनी और शिवानी दोनों पेट से थीं। अम्मा राजा बाबू को समझा रही थीं कि देख बेटा, 3 छोरियां हैं तने, इब के छोरो ही होनो चाहिए। जा डॉक्टर बाबू से बात कर, कोई रास्तो निकाल लेगा बे। अम्मा, ये मेरस ना होवेगा, तो के छोरियों से ही घर भर लेवेगा, अम्मा गुस्से से बोली। तभी भाभीसा वहां चाय लेकर पहुंची तो अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहने लगी, अरे करमजली, कुछ तो शर्म कर, 3 छोरियां जनकर बैठी है। अब तो घर का चिराग पैदा कर, मेरे राजा को कहीं मुंह दिखाने के लायक रख। इस बार अगर बेटी पैदा की तो मुझसे बुरा कोई न होवेगो। कहते हुए वो चाय की ट्रे पर झपटी। भाभीसा के हाथ से ट्रे फिसली और सीधे अम्मा पर गिरी। मार डाला रे कुलक्षणी ने। कहते हुए अम्मा का हाथ चाटा रसीद करने ही वाला था कि भाभीसा ने अम्मा की कलाई धर ली। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया। आज तक थारी हर बात नजर नीचे रखकर स्वीकार करती आई हूं, पर उसे मेरी कमजोरी समझने की भूल मत ना करिज्यो। छोरियों पैदा करन रात ताना सुन क बहरी होगी मैं। अब और नहीं, साफ सुन लो अम्मा, छोरी पैदा करनो लुगाई का हाथ में नहीं, मर्द का हाथ में हो। पूछ लेना नर्स मैडम ना, वो बतावे थी मने
XY के बारे में पूछना अपने डॉक्टर बाबू से। अच्छी 60 गांठ है ना थारी। तो भाभीसा जो एक बार बोलने लगी तो रुकी ही नहीं। शिवानी, दया, तीनों छोरियां बारचे में हक्के बक्के थे। अबे चुप कर हरामखोर, कहते हुए हमेशा शांत और चुप, सिर्फ अपने काम से मतलब रखने वाले भाईसा राजा बाबू गुस्से से तमतमाते उठे। बहुत चुप रह ली राजा बाबू, कभी आपके खातिर, कभी अपनी छोरियों के खातिर, पर अब और नहीं। अब छोरा हो या छोरी, अब की बार नसबंदी को ऑपरेशन होकर रेवगो। भाभीसा ने सपाट स्वर में घोषणा की और तीर की तरह निकल गई वहां से। अगले कई दिनों तक उलझी डोरी में फंसी हुई पंतग सी छटपटाती रही अम्मा। दिन बीते, भाभीसा ने फिर बेटी को जन्म दिया। अम्मा के तन बदन में मानो आग लग गई, लगे भी क्यों न कोढ़ में खाद जो हो गई थी। इधर भाभीसा ने भी कसम खा ली वो इस छोरी, जिसका नाम उन्होंने सुकन्या रखा था, को लेकर घर नहीं जाएगी। अब बस उन्हें शहर रहने जाना था राजा बाबू के साथ। आखिर धीर गंभीर राजा बाबू भाभीसा और अपनी 4 बेटियों के साथ शहर चले गए। संपत्ति से बेदखल करने और मर जाने की अम्मा की धमकियां पहली बार हम सबने फेल होते देखी थीं। शिवानी ने लगातार 2 बेटों को जन्म दिया और अम्मा की चहेती बन बैठी। राजा बाबू अपना कारोबार लगातार कर रहे थे। धीरे धीरे उनका गांव आना जाना छूटता गया। साल 2 साल में एक बार परिवार सहित चक्कर लगा जाते थे। 4 बेटियों को भाभीसा ने अच्छे स्कूल में भेजा। स्टडी में भी वे अच्छी निकली। भाभीसा ने नसबंदी करवा ली थी, सो अब बेटा बेटी पैदा करने का अम्मा पुराण भी बंद हो चला था। बीच में जब भी अम्मा बीमार हुई शहर में, भाभीसा ने सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं दिखाया, मन से सेवा भी की अम्मा की। इसे उम्र का तकाजा कहें या वक्त की मांग। अब भाभीसा और अम्मा के बीच चलने वाला शीत युद्ध भी बंद हो गया था। M.Com करने के बाद राजा बाबू ने अपनी पहली बेटी देवकन्या की शादी ऐसी धूमधाम से की कि देखने वाले देखते रह गए। अब राजा बाबू के पास पैसा, पद, प्रतिष्ठा और पहुंच वो सब कुछ था जिसका आम आदमी सिर्फ सपना देखता है। बस नहीं था तो वो था स्वास्थ्य। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई BP के मरीज हो चले थे वो। किस गम में घुलते जा रहे थे वे कोई नहीं जान पाया, और एक दिन हार्ट अटैक ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। वे भाभीसा को सारी जिम्मेदारियों का बोझ देकर इस दुनिया से चले गए। भाभीसा तो जैसे काठ की हो गई थी। उन्हीं दिनों अम्मा ने उन्हें गांव चलने को कहा। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, पर जब दया ने कारोबार समेटने की बात की तो फूट फूट कर रोने लगी वो। जमा हुआ दर्द पानी बनकर बह गया। साफ मना कर दिया उन्होंने गांव जाने से। बेटियों की स्टडी के साथ साथ अब कारोबार भी संभालने लगी थी वो। भाभीसा के भीतर एक मजबूत जिम्मेदार औरत छुपी थी, जिसने न सिर्फ बेटियों को संभला बल्कि धीरे धीरे राजा बाबू का कारोबार भी मजबूती से थाम लिया। इन्हीं दिनों बेटियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर का ज्ञान, गाड़ी चलाना, सब में महारत हासिल की। ऐसा दबदबा बनाया कि भाभीसा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक एक कर बेटियों को ससुराल भेजती। भाभीसा की अब 4थी बेटी की शादी है। कहने को तो दामाद, नाती, नातिन से भरा पूरा परिवार है उनका, पर बेटियां तो बेटियां हैं। अब मेहमान बनकर आती है और 4 दिन रहकर चली जाती है। अब 4थी बेटी सुकन्या की शादी के बाद घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। सभी चिंतित हैं इसे लेकर। बड़ा दामाद साथ रहने और कारोबार संभालने आना चाहता है। कृष्ण कन्या अपने बेटे को मां के पास रखकर जाना चाहती है। स्वयं दया भी तो शिवानी के कहने पर अपने छोटे बेटे को गोद लेने का प्रस्ताव लेकर ही तो आया था। सोचते सोचते थक गया था दया। सामने ही ढाबा दिखाई दिया तो मोटरसाइकिल को साइड पर लगाकर चाय का ऑर्डर देकर वहीं रखी चारपाई पर लेट गया। आज सुबह जब वह पहुंचा तो भाभीसा ने बहुत मनोयोग से स्वागत किया दया का। कहने लगी, आओ दया, सही समय पर आए हो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। अच्छा, कोई खास काम भाभीसा? दया के मन की मुराद मिलने का शुभ संकेत दिखाई दिया। तुम तो जानते हो, अब सुकन्या की शादी के बाद मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। सो तो है, दया ने सहमति जताई। घर भी एकदम से खाली हो जाएगा। जब तक बेटियां थीं, घर भरा भरा रहता था। ठीक कहती थी अम्मा। बेटी की मां रानी, बुढ़ापे भरे पानी। भाभीसा ने उदासी भरे स्वर में कहा। ठीक बात है भाभीसा, समय को कौन रोक सकता है। देखो ना, कल किसी बात ला गए हैं मने। जब देवकन्या, रामकन्या, कृष्णकन्या और सुकन्या मेरे कांधों पर आ जाती थीं, और आज कोई अधिकारी है तो कोई प्रोफेसर। आपकी परवरिश, आपके संस्कार और आपकी समझ, गुणों का भंडार है चारों। आज राजा बाबू और अम्मा दोनों नहीं हैं। होते तो देखते कि छोरियां कैसे नाम रोशन करती हैं खानदान का।
कहते हुए दया ने गर्व से अपने माथे को सहलाया। सो तो ठीक है दया, वैसे राजा बाबू को भले ही छोरा न होने का गम छाया रहा हो, पर उन्होंने छोरियों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। कहते हुए भाभीसा की आंखों में नमी उतर आई थी। पर अब आगे क्या सोचा है आपने? छोरियाओं सब अपने अपने घरों में खुश है, अब आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दया शिवानी के कहे अनुसार अपनी बात कहने के लिए भूमिका बांधने लगा। सोचना क्या है दया, अब तो बस करना है, बस इसीलिए तुझे याद कर रही थी। अच्छा, हुक्म करो भाभीसा, आप जय कहो तय, मैं हमेशा हाजिर हूं, थानरी हाजरी मां। दया को लगा लोहा गर्म है, बस चोट करने की देर है। हाँ दया, 4 बेटियों का पालते पोसते इनकी ऐसी आदत सी हो गई है कि अब बेटी बिना नहीं रह सकती। मतलब? दया असमंजस से बोला। मतलब अब 5वीं बेटी गोद लेने का सोचा है मैंने। सोचा क्या है, करना ही है। वो गांव की विधवा संतोषी भुआ को तो जानते हो ना, कई सालों से उसकी बेटी अनीता की स्टडी का खर्च उठा रही हूं। अब के हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है, अब उसे गोद लूंगी, उसकी स्टडी और शादी सारी जिम्मेदारी मेरी। कहते हुए मोहिनी ने अपने आंचल में गांठ लगाई। क्या कह रहे हो आप? दया का मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। शिवानी के सपनों पर मानो पानी फिर गया। ठीक कह रही हूं, मेरी संपत्ति के कई दावेदार मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पर मैं किसी को रिश्ते नहीं भुनाने दूंगी। पर किसी अनजान को गोद लेकर तो आप अपने पांव पर ही वार कर रही हैं, इससे आपके अपने आप से दूर ही हो जाएंगे ना? दया ने कहा। नहीं, जिसे मैं गोद ले रही हूं उसकी शादी के बाद फिर एक कन्या गोद लूंगी, यानी ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मेरी सांस। समाज में बेटियों की स्थिति बेहतर हो, इसमें एक भूमिका मेरी भी रहेगी। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे का तेज, आंखों में आत्मविश्वास और बोली में सागर सी गहराई महसूस की दया ने। दया को मानो सांप सूंघ गया था, कुछ नहीं बोल पाया वो। क्या हुआ दया, मैंने तो अपनी वसीयत भी बना ली, भाभीसा ने कहा। बेटियों और दामादों से तो पूछ लिया ना आपने? दया ने हकलाते हुए कहा। तने कै ला गए है दया, मेरे संस्कार क्या इतने कमजोर हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ ना देवेगा? मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है। चौथी की विदाई के समय ही 5वीं की घोषणा करूंगी। जब बेटियों को जड़ने से पहले अम्मा को, नसबंदी करवाने से पहले राजा बाबू को और बिजनेस में हाथ डालने से पहले किसी को नहीं पूछा, तो अब क्या पूछना दया? जो करना है खुद करना है, अपने दम पर करना है, तो फिर पूछने का क्या मतलब? ये बैसाखियां तो कब से तोड़ ढह चुकी थारी भाभीसा। दया कुछ नहीं बोला, बस थूक निकलता रहा। शादी में आते समय संतोषी भुआ और अनीता को साथ लाने की जिम्मेदारी थानरी, और हां, ये कागज भी ले जाना, दस्तखत करवा लेना दोनों के। निशान लगा रखे है वकील साहब ने। कहते हुए कुछ कागज दया की ओर दे दिए मोहिनी ने। दया को काटो तो खून नहीं, पर हकीकत में उसने कागजात लेकर समय से सब काम करके शादी में आने का वादा किया था। साहब, आपकी चाय कब की ठंडी हो गई? ढाबे वाला उसे जगा रहा था। दया अचानक उठ बैठा। देखा रात हो रही थी, पर द्वितीय चांद बादलों को चीरकर अपना मंद मंद प्रकाश फैला रहा था, जो आने वाले दिनों में निरंतर बढ़ेगा, ठीक उसके भाभीसा की तरह। चाय पीते हुए दया अपने लालच को कफन पहनाकर भाभीसा की 5वीं बेटी के बारे में सोच रहा था। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।